हेलो एंड वेलकम बैक टू द लॉ क्लैट 30 डे मैराथन बैच। मैं हूं इसरा खान, आपकी लॉ मेंटर। और लास्ट सेशन की तरह आज के सेशन में भी हम लोग लीगल अपडेट्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं। बच्चों, ये क्वेश्चंस, ये जो पैटर्न है, ये जिस तरीके से हम लोग करवा रहे हैं आपको बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है, साथ ही साथ आपको एप्लीकेशन ऑफ लॉ के बारे में भी पता लग रहा है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आई होप ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर, एकदम धांसू होगा और आपकी तैयारी भी उसी तरह से धांसू होगी जिस तरह से मेरी एनर्जी, मेरी आवाज है। और बेसिकली आज के सेशन में हम लोग 5 पैसेजेस देखेंगे बच्चा लोग। 5 पैसेजेस, पांचों पैसेजेस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो एस्पेक्ट्स को आज के सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं जो एस्पेक्ट्स को ऑलरेडी एग्जामिनर टच कर चुका है। दूसरी बात, वो सारे स्टूडेंट्स जिनको क्वेश्चंस के अंदर कोई भी डाउट है, तो आपका वो डाउट जो है वो आपकी डीपीपी से सॉल्व हो सकता है। और साथ ही साथ आज आप मान के चलिए कोई डाउट आपको दिख रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको रेज कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट सेशन में, जब हम लोग नेक्स्ट सेशन करेंगे जहां पे हम लोग मे की लीगल अपडेट्स देखेंगे, वहां पे आप उसको हम लोग एड्रेस कर सकते हैं। क्लियर है? सो स्टार्टिंग ऑफ टुडे सेशन एंड तक की आपको बने रहना है। पांचों पैसेजेस के अंदर एक्सप्लेनेशन देखेंगे, करेक्ट आंसर देखेंगे और किस तरह से देखेंगे लॉ को अप्लाई किया जाता है। आज के सेशन में 5 टॉपिक्स पैसेजेस से रिलेटेड देख लीजिए बच्चा लोग। पहला टॉपिक हम देखते हैं रिगार्डिंग अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। दूसरा टॉपिक हम लोग देखेंगे रिगार्डिंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा टॉपिक हम लोग देखेंगे रिगार्डिंग डिस्टेंस एजुकेशन। जानते हैं आप लोग डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में? मान के चलिए अगर आप घर बैठे पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है डिस्टेंस एजुकेशन। तो अगर डिस्टेंस एजुकेशन की कोई डिग्री जो है वो आपके पास है, डिग्री मैं बोल रही थी, सीपीसी ज्यादा पढ़ लिया है, पढ़ा दिया है, तो डिग्री फॉर डिस्टेंस एजुकेशन, उससे रिलेटेड भी एक पिटिशन, एक मामले पे डिसाइड किया गया है। साथ ही साथ अनलॉफुल असेंबली के बारे में आज के सेशन में हम लोग देखेंगे। और लास्टली, अगर फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर कोई भी लेबर जो है वो ओवर टाइम करता है तो उसका क्या मामला बनेगा वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पैसेज अबेटमेंट ऑफ सुसाइड से रिलेटेड आपकी स्क्रीन के ऊपर दोस्तों बच्चा लोग ये रहा। The Supreme Court held that the mere fact of commission of suicide commit हो गई by itself, suicide commit हो जाना ये sufficient नहीं होगा। सिर्फ suicide commit होने से ये sufficient नहीं होगा कि यहाँ पे presumption बन जाएगा अंडर सेक्शन 113A ऑफ एविडेंस एक्ट एंड टू होल्ड द अक्यूज गिल्टी ऑफ सेक्शन 306 IPC। अब यहाँ पे एकदम से आपको दो सेक्शंस मैंने पढ़ा दिए। सेक्शन 306 अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के बारे में बताता है और 10 साल की सजा सुनाता है। यानी कि अगर किसी भी पर्सन के द्वारा सुसाइड के लिए किसी को अबेट किया गया, उसको ऊपर दबाव बनाया गया या उसको मैनिपुलेट किया गया या उसके उस अबेटमेंट के वजह से, उसकी उन बातों की वजह से, उसके उन एक्शंस की वजह से कोई पर्सन अगर सुसाइड कमिट करता है तो 10 साल की सजा सुनाई गई है। तो यहां पे बेटा सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर किसी ने सुसाइड कमिट किया, यहाँ पे वाइफ का रेफरेंस है, तो ये हम ये प्रिज्यूम नहीं करेंगे कि ये जो अबेटमेंट है ये हस्बैंड के द्वारा ही दिया गया है, यानी कि हस्बैंड ने ही इसको पूरी तरह से ढकेला है टुवर्ड्स सुसाइड। ठीक है, इन दिस केस द अक्यूज्ड हस्बैंड, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ वर कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 498A एंड सेक्शन 306 रेड विथ सेक्शन 34 ऑफ IPC। जानते हैं आप लोग 34, सेक्शन 34 एक ब्लैंकेट सेक्शन एक तरह से आप कह सकते हो, जहां पे ग्रुप ऑफ पर्संस अगर इन्वॉल्व है और उनका क्या है, उनका बेटा, उनका अगर कॉमन इंटेंशन है तो उनको एक ही साथ एक ही सजा के लिए बुक किया जाता है। ठीक है, आगे आ जाइए। तो हस्बैंड, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ को बुक किया गया था 498A, 306, 34 ऑफ IPC और इस कन्विक्शन को हाई कोर्ट ने तो अपहेल्ड कर दिया। जब मामला अपील में सुप्रीम कोर्ट तक जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ने देखिए क्या कहा। इन अपील बिफोर द एपिक्स कोर्ट द इशू रेज्ड
was whether the prosecution had proved beyond the reasonable doubt the charge leveled against the appellant about the offense punishable under section 306 read with section 34. तो एक बात समझ लीजिएगा, जो दोस्तों इंडियन लॉ है ना, जो इंडियन लॉ है उसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक होता है बेटा सिविल लॉ और दूसरा होता है क्रिमिनल लॉ. जब बात आती है सिविल लॉ की, तो यहां पे हमारा सिविल लॉ ये कहता है कि अगर कोई भी सिविल मैटर कोर्ट के सामने गया है तो कोर्ट वहां पे कैसे किस तरह से डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स and circumstances of the case, right? और इसका एक थ्योरी है, उसको कहा जाता है प्रोबेबिलिटीज के ऊपर बेस्ड होता है. क्या प्रोबेबल सिचुएशन, क्या प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस अराइज हो सकता था, तो इसको कहा जाता है प्रीपोंडेरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज. बता चुकी हूं मैं पहले आप लोगों को. अब अगर हम लोग बात करें क्रिमिनल साइड की, तो क्रिमिनल साइड में हमेशा थोड़ा सा हमारा जो क्रिमिनल लॉ है ना दोस्तों, वो थोड़ा सा अक्यूज्ड ओरिएंटेड है. अक्यूज्ड ओरिएंटेड है मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि बचाया जाता है अक्यूज पर्सन को, और हमेशा जो प्रोसिक्यूशन है वो उसको ये प्रूव करना होता है कि दैट अक्यूज पर्सन, मतलब अपना केस प्रोसिक्यूशन जो स्टेट की तरफ से खड़ा होता है, काउंसिल, प्रोसिक्यूशन हैज टू अगेंस्ट द अक्यूज्ड, प्रोसिक्यूशन इज अगेंस्ट द अक्यूज्ड, हैज टू एस्टैब्लिश हिज केस beyond reasonable doubt. यानी कि एक रत्ती भर का कोई अंदेशा, कोई ऐसा लूपहोल नहीं बचना चाहिए है. और क्रिमिनल लॉ के अंदर तभी अक्यूज को कन्विक्ट किया जाता है जब प्रोसिक्यूशन अपना केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट एस्टैब्लिश करता है. देयर हैज टू बी नो डाउट. तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन यहां पे फेल हो जाता है. प्रोसिक्यूशन raised was the whether the prosecution has proved the case beyond reasonable doubt the charge leveled against the appellant about the offence punishable under 306 read with section 34 of IPC. तो अपील में ये इशू रेज किया गया. आप देखिए, कोर्ट ने कहा दो इट इज ट्रू दैट द प्रिजम्पशन दैट एज पर सेक्शन 113A of Evidence Act, when the question arises as to whether the commission of suicide by a woman had been abated by her husband or any relative of her husband, and when it is shown that she has committed suicide within 7 years from the date of her marriage, and that her husband or such relative of her husband had been subjected her to cruelty, the court can presume, having regard to other circumstances, that such suicide has been abated by her husband or such relative of husband. However, mere fact of commission of suicide itself would not be sufficient for the court to raise the presumption under section 113A of Evidence Act and to hold the accused guilty of section 306. The bench of Justices Ajay Rastogi, Justice Bela M. Trivedi observed while acquitting the accused of an offence under section 306 IPC. However, the conviction of the offence of cruelty under section 498A IPC was upheld. ठीक है? Since the appellants have already undergone imprisonment for 2 years for the offence section 498A read with section 34, the court directed to set free the appellants forthwith. अब तो मेरी बात सुनना ध्यान से. सेक्शन 113A, सेक्शन 306, ये है एविडेंस एक्ट का, ये है आईपीसी का.
बात क्लियर? सेक्शन 113A के अंदर देखो, एविडेंस एक्ट में कोई तुम्हें पनिशमेंट नहीं मिलेगी, तुम्हें कोई प्रोसीजर भी नहीं मिलेगा. इट इज जस्ट अ लॉ रिगार्डिंग एविडेंसेस. किस तरह से आप फैक्ट्स को प्रूव करोगे, ये सारी चीजें आपको एविडेंस एक्ट के अंदर मिलेंगी. तो 113A एविडेंस एक्ट ये कहता है कि ये प्रिज्यूम किया जाएगा, यानी कि ये एक प्रिजम्पशन क्लॉज है, ये एक प्रिजम्पशन क्लॉज है. और यहां पे ये कहा जाता है कि हम ये बात कैसे मानेंगे कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड हुआ एक वाइफ के द्वारा, क्योंकि सेक्शन 306 आईपीसी के अंदर पनिशमेंट है, केवल और केवल पनिशमेंट है बेटा, ऑफ अबेटमेंट ऑफ सुसाइड. अब ये सुसाइड जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ, यहाँ पे जनरल, ये जनरल सेक्शन है. 113A एविडेंस एक्ट का प्रिजम्पशन क्लॉज ये कहता है कि हम ये कब मान सकते हैं, बोलता है हम ये कब मानेंगे कि ये जो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड 306 आईपीसी के अंदर है, ये हस्बैंड के द्वारा वाइफ को किया गया है, ये अबेटमेंट किया गया, हेंस वाइफ ने सुसाइड कमिट किया. तो ये कब माना जाएगा? कहा ये तब माना जाएगा जब 7 साल के अंदर अंदर, विद इन 7 years, वाइफ ने सुसाइड कमिट कर ली और ये पता लगता है कि वाइफ वाज बीन सब्जेक्टेड टू, शी वाज ऑलरेडी बीन सब्जेक्टेड टू क्रूअल्टी. तो ऐसे में बेटा ये माना जाता है, यहां पे ये मे प्रिज्यूम, यानी कि कोर्ट इसको प्रिज्यूम कर सकता है. मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम नहीं है कि कोर्ट को प्रिज्यूम करना ही करना पड़ेगा, बल्कि यहाँ पे मे प्रिज्यूम वर्ड यूज किया गया है. और मे प्रिजम्पशन कोर्ट का डिस्क्रिशन भी उसके अंदर आ जाता है बेटा. मे प्रिज्यूम यूज किया गया है. अब कोर्ट अदर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को भी चेक करेगा. तो ये सारी चीजों को एसर्टेन करने के बाद ये निष्कर्ष निकल के आता है कि कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट अक्विट कर देता है, यानी कि उसके अगेंस्ट जो भी चार्जेस लगाए जाते हैं. 2 शब्द होते हैं ना बेटा, आई होप यू नो. एक होता है बेटा अक्विट और दूसरा होता है बेटा कन्विक्ट. जब आप किसी के ऊपर चार्जेस लगाते हो और उसको सजा सुनाई जाती है, वो एक कन्विक्टेड पर्सन होता है. जब जो चार्जेस आपने उसके ऊपर लगाए थे वो चार्जेस उसके ऊपर से हटा दिए जाते हैं और उसका बाइज्जत वो बरी हो जाता है, उसको रिहा कर दिया जाता है, तब उसको कहा जाता है अक्विट या उसका अक्विटल हो गया. ठीक है, अब आइए इसी से रिलेटेड हम लोगों को क्वेश्चन देखना है बेटा. रेडी हो जाइएगा. पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, हियर इट गोज. In the case discussed, the accused was charged with abatement to suicide under section 306 IPC along with cruelty under section 498A IPC. According to Supreme Court, what are the basic constituents that need to be established to convict a person under section 306 IPC? Why was the accused acquitted of this charge? देखिए, अब इन चारों ऑप्शंस को अगर आप देखेंगे तो आपको एक और सेक्शन देखने को मिलेगा. 498A आईपीसी के अंदर जो सजा सुनाई थी उसको तो अपहेल्ड कर दिया गया था, जो फादर इन लॉ, मदर इन लॉ सबको सुनाई थी. बी ऑप्शन अगर आप देखेंगे, द कोर्ट अक्विटेड द अक्यूज्ड as there was no proof of intentional abatement to suicide as per 107 IPC. सेक्शन 107 आईपीसी अबेटमेंट से रिलेटेड ही है और सेक्शन 107 आईपीसी के अकॉर्डिंग एज सच कोई इंटेंशनल अबेटमेंट ऑफ सुसाइड नहीं हुआ. हेंस बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा. इसको एक्सप्लेनेशन से एक बार हम लोग देखेंगे. Supreme Court observed that to convict a person under section 306 IPC, basic constituents of the offense, namely suicidal death and intentional abatement as per section 107 IPC needs to be established. The accused were acquitted because there was no evidence to show कि intentional instigation या abatement of suicide निकल के आ रहा है. तो hence B ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. The Supreme Court observed that the mere fact of commission of suicide is not sufficient for raising the presumption under section 113A of Evidence Act. सिर्फ और सिर्फ सुसाइड हो गई
इस कारणवश हम 113A जहां पे बताया गया 7 साल के अंदर अगर सुसाइड कमिट कर रही है, क्रूरटी हुआ है, तो प्रिज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पे इस चीज को मना किया गया। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन द कोर्ट प्रिज्यूम दैट द सुसाइड हैज बीन अबेटेड बाय द हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड? ए, if the deceased committed suicide within 7 years from the date of marriage and was subjected to cruelty by her husband or relative. B, if the deceased committed suicide within 7 years from the date of marriage irrespective of any cruelty. C, if the accused intentionally aided. D, if the deceased committed suicide after 7 years. तो इन चारों को ऑप्शन को जब देखोगे तो करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या होगा? बिल्कुल ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अभी अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, 7 साल का वर्णन होता है, साथ ही साथ ये निकल के आता है कि शी वाज बीन सब्जेक्टेड टू क्रूअल्टी, तो बच्चा लोग यहां पे प्रिज्यूम किया जा सकता है। आगे आइए, ये देख लीजिए आप, पैसेज स्टेट्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 113A, इफ अ वुमन कमिट सुसाइड विद इन 7 years एंड हैज बीन सब्जेक्टेड टू क्रूअल्टी, तो इसका प्रिजम्पशन आप ड्रॉ कर सकते हैं। Question number 3, the accused were convicted under section 498 IPC and this conviction was upheld by the court. What factors did the court consider by upholding the conviction under section 498A? The court considers the evidence related to abatement under section 306. The court based its decision on the mere fact of the commission of suicide. The court considers evidence of cruelty as per section 113A Evidence Act. D, the court upheld the conviction solely on the grounds of imprisonment undergone by the accused. अब 113A के अंदर मैंने आपको दो चीजें बताई, 7 साल और क्रूअल्टी, 7 and C। तो यहाँ पे कोर्ट ने सेक्शन 113A के अकॉर्डिंग जो क्रूअल्टी के बारे में निकल के आता है उसको तो अपहेल्ड किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मियर फैक्ट ऑफ कमीशन ऑफ सुसाइड पे तो नहीं डिसाइड किया। कोर्ट कंसिडर्ड द एविडेंस रिलेटेड टू अबेटमेंट अंडर सेक्शन 306, तो 306 के अकॉर्डिंग तो मना ही कर दिया कि ये सुसाइड अबेट करी नहीं गई है। सी ऑप्शन बचता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। देखिए, court upheld the conviction under section 498A IPC and this was based on the evidence related to cruelty as per section 113 Evidence Act. The passage does not mention that the court based its decision on the mere fact of commission of suicide, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। The Supreme Court noted that to convict a person under section 306 IPC, it is essential to establish the elements of suicidal death and abatement as per 107 IPC. What role does section 107 play in the context of convicting someone for abatement to suicide? A, the section 107 IPC defines punishment for the offences of abatement to suicide. Section 107 outlines the basic constituents necessary to establish abatement to suicide. C, Section 107 prescribes the procedure for investigating abatement cases. D, Section 107 IPC is irrelevant in the cases to abatement of suicide. अब आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहूंगी, जब भी कोई सेक्शन वाला क्वेश्चन आपके सामने आता है, यूजुअली डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन सेक्शन 107 आईपीसी के अंदर क्या दिया गया है ये प्रिज्यूम किया जाता है एग्जामिनर के द्वारा कि यहाँ पे आपको ये पता होगा। अब सेक्शन 107 आईपीसी के जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, एक बार हम लोग बेयर एक्ट से रीड करेंगे। अ पर्सन हु बाय विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन, बाय willful concealment of a material fact which he is bound to disclose, voluntarily causes or procures or attempts to cause or procure a thing to be done is said to instigate the doing of the thing. Explanation इसका कहता है, और सेक्शन 107 बेसिकली यहाँ पे अबेटमेंट ऑफ अ थिंग के बारे में बात करता है। अ पर्सन अबेट्स द डूइंग ऑफ अ थिंग हु फर्स्ट, पहला बताता है who first instigates any person to do that thing। अभी instigate कैसे होता है ये भी मैंने आपको रीड आउट करके बताया। Secondly, engages with one or more other person or persons in any conspiracy for the doing of that thing if any act or illegal omission takes place. Thirdly, intentionally aids by any act or illegal omission the doing of that thing। तो ये कहा जाता है द पर्सन हैज अबेटेड, यहाँ पे कहा जाता है अबेट किया है, राइट। तो ये अबेटमेंट के अंदर आता है और करेक्ट आंसर क्या होगा, बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो लीड करते हैं टुवर्ड्स
एस्टैब्लिशिंग अबेटमेंट टू सुसाइड, ये भी आप कह सकते हो, ये भी आप कह सकते हो, राइट। सो हियर section 107 defines abatement and outlines the basic constituents necessary to establish abatement to suicide. The court noted that to convict a person, 306 के अंदर यहाँ पे अबेटमेंट टू सुसाइड को दोस्तों यहाँ पे उसके बारे में आपको उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसके बारे में बताना जरूरी हो जाता है, राइट। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट पैसेज किससे रिलेटेड है। ओके तो अभी हमारा एक क्वेश्चन जो है वो इसमें रिमेनिंग है, एक क्वेश्चन रिमेनिंग है। In the appeal before the Supreme Court, the primary issue raised was whether the prosecution has proved the charge under section 306 read with section 34 IPC beyond reasonable doubt। क्या beyond reasonable doubt अपना जो चार्ज उसको प्रूव किया गया है। According to the passage, what specific evidence did the court find lacking in the case? ये जो evidence है कोर्ट के अकॉर्डिंग ये evidence जो है बच्चा लोग ये लैक कर रही थी, और कौन सी वो एविडेंस है देखिए। एविडेंस ऑफ क्रूअल्टी एज पर सेक्शन 498 AIPC, ये तो यहाँ पे प्रेजेंट थी इसीलिए इसको अपहेल्ड किया गया। बी एविडेंस ऑफ द अक्यूज्ड इंटेंशनली एडिंग और अबेटिंग द डिसीज टू कमिट सुसाइड, अब ये तो चीज क्लियर हो ही चुकी है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। चलिए आगे आ जाइए बेटा। अब यहाँ पे हम लोग पैसेज 2 के साथ शुरुआत करेंगे। पैसेज 2 के अंदर अगर हम लोग देखें तो एक बार इसकी बे रीडिंग करने में आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट अ मियर एलिगेशन ऑफ अ फेलियर टू कीप अ प्रॉमिस विल नॉट बी इनफ टू इनिशिएट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि सिर्फ और सिर्फ ये एलिगेशन अगर लगाया जाता है कि फेलियर हो गया है टू कीप अप द प्रॉमिस, ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के लिए इनफ नहीं होगा। साथ ही साथ अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट गिव राइस, अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है बेटा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मामला है और कहा जा रहा है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट गिव राइस टू क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन फॉर चीटिंग अनलेस फ्रॉड्यूलेंट और डिसऑनेस्ट इंटेंशन इज शोन। तब तक कि हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के मामले में अदर पार्टी जो फेल हो गया प्रॉमिस रखने में, उसको हम तब तक की जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे जब तक कि उसका डिसऑनेस्ट इंटेंशन निकल के नहीं आता है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं दिखता है, राइट। शोन राइट एट द बिगिनिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन, यानी कि जब आपके साथ उसने कहा कि मैं 10 बोरी जो है मैं भेजूंगा चावल की, उस टाइम पे ये देखा जाएगा कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था उस टाइम पे इसका क्या इंटेंशन था वो देखा जाएगा बेटा, ठीक है। साथ ही साथ द बेंच सेड, यानी कि जो जजेस ने कहा कि द क्रिमिनल कोर्ट्स आर नॉट मेंट टू बी यूज्ड फॉर सेटलिंग स्कोर्स और प्रेशराइजिंग पार्टीज टू सेटल सिविल डिस्प्यूट्स। यहाँ पे कोर्ट्स जो है पार्टीज को प्रेशराइज नहीं करेंगे। In this case, the FIR was registered under the accused under section 420, 120B and 506 IPC based on a complaint made by the informant. The accused approached the High Court seeking quashing of the FIR. The High Court refused to quash the complaint. In appeal, the apex court, यानी कि Supreme Court noted that the allegation made are civil nature. ये allegation civil nature के हैं। Perusing the complaints, the bench noted, कोर्ट ने देखिए क्या कहा, the entire idea seems to convert a civil dispute into a criminal case and put pressure on the appellant for return of the amount allegedly paid. The criminal courts are not meant to be used for settling scores or pressuring parties to settle civil disputes. अब criminal courts जो है उनकी ये area of jurisdiction नहीं होना चाहिए कि सिविल मामले में आप पार्टीज को प्रेशराइज करें और कहें कि नहीं इस मामले को आप सॉल्व करिए। ये तो मतलब अलग ही जैसे वसूली इंसान करता है वैसा साउंड कर रहा है बेटा। The complaint in the question based on the FIR was filed nearly 3 years after the last date fixed for registration of the sale deed. Allowing the proceedings to continue would be abuse of process of the court. While allowing the appeal and quashing FIR, the bench observed
एफआईआर जो है बेटा एपेक्स कोर्ट के द्वारा क्वॉश कर दी गई। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है बेटा ये आपके लिए, समझ के चलिएगा ध्यान से। अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी A breach of contract does not give rise to criminal prosecution for cheating unless fraudulent or dishonest intention is shown right at the beginning of the transaction. Merely on the allegation of failure to keep up the promise will not be enough to initiate criminal proceedings. CRPC आ जाइए, सेक्शन 482 लास्ट सेशन में भी मैंने आपको बताया था। आईपीसी सेक्शन आईपीसी के अंदर सेक्शन 420 ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट गिव राइज टू क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, यही चीज है जिस मैटर पे इसको बेसिक सेक्शंस जो है 482 जहाँ पे इनहेरेंट पावर का यूज करके इन्होंने क्वॉश करा होगा, और बेसिकली आईपीसी का जो सेक्शन 420 है। ठीक है, चलिए आ जाइए बेटा, पहला क्वेश्चन देखिए। Rahul entered into a business contract with Sonia, but later Sonia alleged that Rahul failed to fulfill his promises under the contract. Can Sonia initiate criminal proceedings against Rahul for cheating based solely on breach of contract? अभी इससे related हम लोग ने देखा A, yes, because any breach of contract automatically qualifies for a criminal prosecution. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इंटेंशन को नहीं चेक करेगा कोर्ट, बिल्कुल चेक करेगा, तो ऑटोमेटिकली तो नहीं होगा बेटा। बी, नो अनलेस फ्रॉडुलेंट और डिसऑनेस्ट इंटेंशन इज डेमोन्स्ट्रेटेड राइट इन द बिगिनिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन। सी, यस, बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट mere failure to keep a promise justifies criminal proceedings. D, no unless the breach of contract results in a financial loss exceeding a specified amount. तो यहाँ पे बेटा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे आ जाइए। आफ्टर एंटरिंग इनटू अ रियल एस्टेट डील, अमन फाइल्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिज बिजनेस पार्टनर क्लेमिंग अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कैन अमन यूज क्रिमिनल कोर्ट्स to settle civil dispute and pressure his partner to comply with the contract terms? A, yes, because criminal courts can be utilized for civil disputes. B, no, as per Supreme Court's observation, criminal courts are not meant for settling scores in civil disputes. C, yes, the civil disputes involve a financial transaction. D, no, unless Aman can prove fraudulent or dishonest intentions. ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें निकल के आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया हुआ है कि क्लियरली ये पता लगता है कि यहाँ पे यूज नहीं किया जा सकता है क्रिमिनल कोर्ट्स को सिविल डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए। ये भी बात ठीक है, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि क्रिमिनल कोर्ट सिविल डिस्प्यूट्स को ना देखे। अमन को बिगनिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसका डिसऑनेस्ट इंटेंशन था, लेकिन उससे पहले ये भी कोर्ट के अंदर ये देखा जाएगा कि क्या सिविल डिस्प्यूट है, क्रिमिनल डिस्प्यूट है, या क्रिमिनल कोर्ट जो है सिविल वाद को को ट्राई कर रहा है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे आइए। यही देखिए एक्सप्लेनेशन भी कहता है, बिकॉज द पैसेज एक्सप्लिसिटली स्टेट्स दैट द क्रिमिनल कोर्ट्स आर नॉट मेंट फॉर सेटलिंग स्कोर्स और प्रेशरिंग पार्टीज टू सेटल सिविल डिस्प्यूट्स. दिस इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट हैज सेड. नेक्स्ट क्वेश्चन. Priya filed a complaint 3 years after agreed date for completion of a construction project. Complaint file करी, alleging a breach of contract. Can criminal proceedings be initiated on based on Priya's complaint? क्या यहाँ पे criminal proceedings जो है वो हम initiate कर सकते हैं प्रिया की complaint पे? A, yes, because delay in filing the complaint does not affect the validity. B, no, as per Supreme Court's observation, allowing delayed proceedings would be an abuse of the process of the court. C, yes, if Priya can demonstrate any breach of contract regardless of timeline. D, no, unless Priya can prove fraudulent or dishonest intentions. अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो करेक्ट आंसर आपको अपने आप दिख जाएगा. नो, एज पर सुप्रीम कोर्ट्स ऑब्जर्वेशन. अब ये अगर आप मान के चलो डिले कर रहे हो, कंप्लेंट फाइल करने में बेटा डिले हो रहा है, तो ये क्या कहा जाएगा? इट इज द अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट. कोर्ट का आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, और कोर्ट का जो आपके पास ये जो बेनिफिशियल टाइम होता है अपने आप को प्रूव करने का, वो भी आप वेस्ट कर रहे हो. तो ये कहा जाता है अब्यूज है ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट. हेंस बी ऑप्शन हियर वुड बी द करेक्ट आंसर.
ठीक है, देख सकते हैं आप। Because the passage mentions that allowing proceedings to continue based on a complaint filed nearly 3 years after the last date fixed for registration would be abuse of the process of the court. चलिए आगे आ जाइए. Next question, in a property transaction, Ravi accused his business associate of cheating and filed an FIR. The accused appealed to the Supreme Court for quashing the FIR. Can the Supreme Court allow the proceeding to continue if it finds that the allegations are of civil nature? क्या सुप्रीम कोर्ट को ये दिखता है कि यार ये तो एलिगेशन सिविल नेचर के हैं, क्या क्रिमिनल सूट को अग्री कर जाएगा कंटिन्यू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट? A, yes, the civil disputes involve a substantial financial amount. B, no, as the Supreme Court has emphasized, criminal courts are not to be meant for using pressuring parties in civil disputes. करेक्ट आंसर बेटा यहाँ पे B करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा. ठीक है, B here is the करेक्ट आंसर. चलिए इस पैसेज का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए. एन इंडिविजुअल विदाउट एनी एविडेंस ऑफ फ्रॉडुलेंट इंटेंशन, कोई भी फ्रॉडुलेंट इंटेंशन नहीं है, और एक कंप्लेंट फाइल करी जाती है अगेंस्ट अ बिजनेस पार्टनर फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. कैन द क्रिमिनल कोर्ट एंटरटेन दिस कंप्लेंट बेस्ड सोलली ऑन द एलिगेशन ऑफ फेलियर टू कीप अप प्रोमिसेस? अब ये जो व्यक्ति है इनके पास कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है जो ये निकल के आए जिससे कि उस पर्टिकुलर कंपनी का फ्रॉडुलेंट इंटेंशन था. ए, यस, क्या यहाँ पे अलाउ करा जा सकता है क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा? ए, यस, बिकॉज एनी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्वालिफाइज फॉर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन. बी, नो, एज द सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड that a breach of contract alone does not justify criminal proceedings without fraudulent or dishonest intentions. कहीं आप लोग ने पहले से तो नहीं सोच के रखा था कि बी ही करेक्ट आंसर होगा? बताइएगा. C, yes, if the complainant can demonstrate any financial loss. D, no, unless the complainant can prove fraudulent or dishonest intentions at the inception of the contract. तो यहाँ पे देखिए बेटा करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे भी करेक्ट आंसर B हो जाएगा. D क्यों नहीं होगा? Unless the complainant can prove the fraudulent or dishonest intentions at the inception of the contract. बात तो ठीक है, क्या क्रिमिनल कोर्ट एंटरटेन करेगा इस कंप्लेंट को? इस ग्राउंड पे क्या सोली फेलियर टू कीप अ प्रोमिसेस के ग्राउंड पे कंप्लेंट को एंटरटेन किया जा सकता है? इस पॉइंट पे भी बेटा नहीं करा जा सकता है. अलोन बेटा क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए ये उभर के नहीं आता. चलिए नेक्स्ट पैसेज हम लोग देखेंगे जो हमारा पैसेज नंबर 3 होगा. राइट, पैसेज नंबर 3 देखिए. पैसेज नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन, हियर इट गोज. Denying relief to a school teacher who was dismissed from service as his bachelor's degree was secured through distance education. Supreme Court has once again stated that there can't be equality in a matter of illegality. अब यहाँ पे क्या है देखिए, मामला क्या था. A bench of justices V. Ramasubramaniam and Pankaj Mithal opined that the apex court पहले ही कह चुका है, पहले ही एपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेटल करा जा चुका है, सेटल द इशू ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ पर्सन्स होल्डिंग अ बैचलर्स डिग्री थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन मोड. अनफॉर्चुनेटली for the petitioner, the question of law on the issue of eligibility of persons holding a bachelor's degree in education through distance education mode has already been settled by this court. आप लेके तो आए वो पिटिशन, लेकिन ये पहले ही कोर्ट सेटल कर चुका है. Therefore, if other people have secured benefit of an order, those orders are not by the law laid down by this court. It is well settled that there cannot be equality in the matter of illegality. तो यहाँ पे कहा गया कि अगर डिस्टेंस एजुकेशन से आपको डिग्री मिली हुई है तो वहाँ पे आपको जो सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को सेटल कर चुके हैं. अब देखिए, पिटिशनर was appointed as a teacher in a government middle school 1999 में. Within 15 days, his services were terminated on the ground that he had secured a bachelor's degree in education through distance education from Jivaji University, Gwalior. Challenging the order of termination, the petitioner filed a writ petition before the High Court. Single judge of the court dismissed the plea. This
was even confirmed by a division bench later. This prompted him to knock the door of the Supreme Court. The court firstly noted that the petitioner had served only 15 days and that a period of 24 years have now been passed. साथ ही साथ senior advocate N.K. Modi for the petitioner argued that the very same judge passed an order in favor of the other candidate who had secured a bachelor's degree in education through distance education mode. अब यहाँ पे जो पिटिशनर के द्वारा जो एडवोकेट थे उन्होंने ये कहा कि सेम जज ने, जो उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट के सेम जज है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन मोड में डिग्री पास हुई थी और उस कैंडिडेट के फेवर में जजमेंट पास किया और हमारे अगेंस्ट में कर दिया, अपील में कहा. सो पासिंग डिफरेंट ऑर्डर्स in favor of different individuals was not a matter of judicial propriety. It was contended while relying on the judgment in the case official liquidator versus Dayanand. ठीक है? Though noting that the High Court judge had ruled in favor of certain other candidates, the same principle can't be applied here. भले ही उसने वहां पे अलाउ कर दिया हो, लेकिन उस प्रिंसिपल को हम यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे, मना कर दिया कोर्ट ने. If other people have secured the benefit of an order, those orders are not by the law laid by this court. यानी कि वो सुप्रीम कोर्ट ने लेड डाउन नहीं किया है. It is well settled that there cannot be equality in the matters of illegality. Therefore, petition deserves to be dismissed. यहाँ पे आपकी पिटिशन जो आपके 15 दिन के जॉब के बाद जो टर्मिनेशन हुआ, वो पिटिशन यहाँ पे डिसमिस करी जाती है. तो यहाँ पे मामला क्या था, पूरा समझ में आ गया आप लोगों को. देखिए, बेसिक इशू ये था, डिस्टेंस एजुकेशन मोड के द्वारा आपने अगर कोई डिग्री ली है तो ऐसे में आपकी सर्विसेज को अगर टर्मिनेट किया जा रहा है तो वहां पे कोर्ट इस चीज को पूरी तरह से डिसाइड कर चुका है और इसी कारणवश इनकी अपील को डिसमिस कर दिया गया. इसकी मान्यता नहीं है. इसी से रिलेटेड बेटा अब हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बेटा. क्वेश्चन नंबर 1, the petitioner, a school teacher, was dismissed for obtaining a bachelor's degree in education through distance education. According to the Supreme Court, what principle did they emphasize in denying relief to the petitioner, particularly in relation to the issue of eligibility for such degrees obtained through distance education? A, the principle of judicial propriety in passing consistent orders with individuals with similar cases. क्या ये कहा? B, the principle that there cannot be equality in the matter of illegality. C, the principle of proportionality in determining appropriate punishment. D, the principle of equal protection under the law for all individuals. बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. हम लोग ने ऑलरेडी देखा हुआ है कि इलीगैलिटी के मामलों में इक्वालिटी नहीं हो सकती. बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा. देख लीजिए आप, क्लियरली लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट एम्फसाइज द प्रिंसिपल देयर कैन नॉट बी इक्वालिटी इन द मैटर्स ऑफ इलीगैलिटी. ये बाकी ऑप्शंस इनकरेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए. डिस्पाइट हैविंग सर्व्ड ओनली 15 दिन, the petitioner challenged the termination of his services based on the distance education mode of obtaining a bachelor's degree. What aspect did the Supreme Court consider in relation to petitioner's brief period of service? A, the court evaluated that the petitioner's teaching performance during 15 days of service, क्या कोर्ट ने उसकी टीचिंग परफॉर्मेंस को एनालाइज किया? B, the court assessed the petitioner's efforts to pursue further education. C, the court questions the legality of the terminating services based on educational qualifications. या D, the court emphasized that the significance of time elapsed since termination in this decision. D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि कोर्ट ने इस चीज पे फोकस किया बेटा. कोर्ट ने इस चीज पे फोकस किया कि 24 इयर्स गुजर चुके हैं भाई साहब, 24 साल गुजर चुके हैं. देखिए, the passage mentioned that the court noted the petitioner's brief period of service and highlighted that the 24 years have now been passed. Hence बाकी ऑप्शंस इनकरेक्ट हो जाएंगे. आइए 13th, the petitioner argued that the High Court judge passed different orders favoring candidates with similar educational backgrounds. What legal reasoning did the Supreme Court provide in response to this argument?
पिटिशनर ने क्या आर्ग्यू किया? दैट द हाई कोर्ट जज पास डिफरेंट ऑर्डर्स फेवरिंग कैंडिडेट्स। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? द कोर्ट स्टेटेड दैट द जुडिशियल प्रोप्राइटरी रिक्वायर्स कंसिस्टेंट ऑर्डर्स फॉर इंडिविजुअल्स विद सिमिलर केसेस। B, the court asserted that the principle of equal protection under the law does not apply to the cases of educational qualifications. C, the court held that the previous orders benefiting other candidates were not accordance with law laid down by the Supreme Court. D, the court emphasized that the High Court judges' decisions were arbitrary and lacked a legal basis. Clearly, Supreme Court ने ये कहा कि वो law जो lay down किया गया और उस order से अगर किसी को benefit हो रहा है तो आप ये बात समझ लीजिए वो ऑर्डर हमारे कोर्ट से नहीं पारित किया गया, वो हमारी कोर्ट से पास नहीं हुआ। ठीक है, हेंस यहाँ पे आप क्योंकि उन्होंने पास कर दिया इस वजह से हम आपको इसका बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दे सकते। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन द लाइट ऑफ पिटिशनर्स आर्ग्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट रेफर टू द जजमेंट इन द केस ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर वर्सेस दयानंद। What role this judgment played in the court decision? A, the judgment established a precedent of the cases established for the cases involving termination based on educational qualifications obtained through distance education. B, the judgment supported the petitioner's claim of unequal treatment and inconsistency in the High Court's decision. C, the judgment highlighted the importance of judicial propriety in the making of termination from government service. D, the judgment served as a basis for challenging the constitutional validity of the distance educational degrees. अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्लियरली पैसेज इसके बारे में बताता है कि पिटिशनर ने आर्ग्यू किया कि डिफरेंट ऑर्डर्स पास करे गए इन द फेवर ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स। इट वाज नॉट अ मैटर ऑफ जुडिशियल प्रोप्राइटरी, ये जुडिशियल प्रोप्राइटरी का मैटर नहीं है। रिलाइंग ऑन द जजमेंट इन द केस ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर वर्सेस दयानंद। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे आप देखिए, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, राइट। द जजमेंट हियर, ये जो जजमेंट था, इट सपोर्टेड द पिटिशनर्स क्लेम ऑफ अनइक्वल ट्रीटमेंट एंड इनकंसिस्टेंसी इन द हाई कोर्ट्स डिसीजन। और यहाँ पे कहा गया कि इसी केस में कहा गया था कि अगर डिफरेंट ऑर्डर्स पास हो रहे हैं तो ये जुडिशियल प्रोप्राइटरी का मैटर नहीं है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे आ जाइए। अब यहां पे देखिए, अब यहां पे ये लास्ट क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट इन डिसमिसिंग द अपील स्टेटेड दैट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी कैन नॉट बी अप्लाइड इन द मैटर ऑफ इलीगैलिटी। बेस्ड ऑन द पैसेज व्हाट डज द कोर्ट इंप्लाई बाय इलीगैलिटी से क्या मतलब है? ए, illegality refers to the petitioner's unauthorized pursuit of bachelor's degree through distance education। क्या ये जो है ये unauthorized pursuit है? अगर ये होता unauthorized तो ये भारत के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होता। B, the illegality pertains to the termination of petitioner's services without proper legal justification. C, the illegality involves inconsistency in the high court's decisions। ये तो माना नहीं गया। D, the illegality signifies petitioner's attempt to challenge the termination। बेटा यहाँ पे illegality किससे रिलेटेड है? It pertains to the termination of petitioner's services without proper legal justification। B ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा हम लोग पैसेज 4 की तरफ बढ़ रहे हैं और पैसेज 4 की तरफ बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट सेक्शन हम लोग देखेंगे और वो है रिलेटेड टू अनलॉफुल असेंबली। अनलॉफुल असेंबली क्या होती है एक बार हम लोग इसको ब्रीफली देख लेंगे बच्चा लोग, एक बार इसको हम लोग देख लेंगे। एन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन इज डेजिग्नेटेड एज एन अनलॉफुल असेंबली इफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ द पर्सन्स कंपोजिंग द असेंबली। पहला ये 5 वो दिए गए हैं बेटा, इसमें फैक्ट्स। पहला फैक्ट, टू ओवरऑल क्रिमिनल फोर्स यूज करके, क्रिमिनल फोर्स दिखा के सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और एनी पब्लिक सर्वेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट। मान के चलो पब्लिक सर्वेंट अपनी उस पावर को एक्सरसाइज कर रहा है और आप क्रिमिनल फोर्स यूज करके उसको उस फोर्स उस अपनी पावर को यूज करने में रोक रहे हो, रुकावट डाल रहे हो। बी, टू रेजिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और एनी लीगल प्रोसेस, किसी लीगल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने से आप रुकावट डाल रहे हो।
तीसरा, by means of criminal force or to show, by show of criminal force to any person to take or obtain possession of any property or to deprive any person of the enjoyment of a right of way or use of water or other incorporeal right which he is in possession or enjoyment, or to enforce any right or supposed right. Fifth, by means of criminal force or show of criminal force to compel any person, बच्चे, to do what he is not legally bound to do or to omit to do what he is legally entitled to do. Explanation कहता है any assembly which was not unlawful when it was assembled may subsequently become an unlawful assembly. अगर यहाँ पे मान के चलिए 5 या 5 से अधिक लोग एकजुट होते हैं किसी पर्टिकुलर कॉज के लिए जो पांचों में मेंशन्ड है, और शुरुआत के टाइम पे वो हो सकता है उनका जो एम था वो अनलॉफुल असेंबली फॉर्म करने का नहीं, लेकिन बाद में अल्टीरियर आपका एम जो है वो बाद में भी चेंज हो सकता है बेटा। तो यहाँ पे वो एक्सप्लेनेशन के द्वारा बताया गया। अब इसी में बेटा पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मतलब इससे रिलेटेड जो पहला पैसेज है, पहला पैसेज क्या, पैसेज नंबर 4 बेसिकली वो देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये ऑब्जर्व किया कि सेक्शन 149 अनलॉफुल असेंबली ऑफ आईपीसी, इसको अट्रैक्ट किया जाएगा इवन इफ स्पेसिफिकली नेम्ड 5 और मोर पर्सन्स आर फेसिंग ट्रायल सेपरेटली। अब मान के चलो ABCDE इनका ट्रायल अलग अलग चल रहा है, ABCDE 5 लोग हैं, इनका ट्रायल बेटा अलग अलग चल रहा है, अलग अलग मामले में चल रहा है, तो उनको भी यहाँ पे सेक्शन 149 के अंदर बुक करा जा सकता है बेटा। इन द व्यू ऑफ द मैटर व्हेन 5 पर्सन्स वर स्पेसिफिकली नेम्ड इन द FIR एंड 5 पर्सन्स आर फेसिंग द ट्रायल मे बी सेपरेट, सेक्शन 149 IPC would be attracted. The bench was hearing an appeal against a Rajasthan High Court judgment which partly allowed a plea by Vijendra Singh, respondent accused. The High Court had set aside the conviction for section 302 149 IPC, murder से related, but convicted him under section 323 of IPC. The original complainant then moved to the top court. The FIR registered stated that the complainant's younger brother Narendra Singh was attacked by 5 persons including the respondents. लाठी ब्लोज वर पॉइंटेड टू नागेंद्र सिंह। अब ध्यान दीजिएगा, राजस्थान हाई कोर्ट का मामला था, अपील में सुप्रीम कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अलग अलग ट्रायल भले ही क्यों ना चल रहा हो, उनको अनलॉफुल असेंबली की तरह हम मान सकते हैं, सेक्शन 149 IPC के अंदर इसको काउंट करेंगे। अब नगेंद्र सिंह, ड्यू टू दिस नगेंद्र सिंह एंड भवानी सिंह बिकेम अनकॉन्शियस आफ्टर दैट वन पर्सन डाइड. FIR was registered. Though the 5 persons were named in the FIR, the police filed a charge sheet only against 2 persons, Bhupendra and Vijendra Singh. After the trial court convicted the accused Vijendra Singh for the offence under several sections of IPC and sentenced him to undergo life imprisonment for the offence punishable sections 302 read with section 149 IPC. इनको मर्डर की सजा सुनाई गई. The High Court had set aside the conviction of the accused Vijendra Singh for an offence under section 302 read with section 149 IPC. तो बेटा due to this Narendra Singh and Bhavani Singh became unconscious after one person died. एक की डेथ हो जाती है, FIR रजिस्टर होती है. अब यहाँ पे हुआ क्या, 5 पर्सन को नाम किया गया था FIR में, लेकिन चार्जशीट सिर्फ 2 के खिलाफ बनी. चार्जशीट में 3 को छोड़ दिया गया. आफ्टर ट्रायल कोर्ट कन्विक्टेड द अक्यूज्ड विजेंद्र सिंह फॉर द ऑफेंस अंडर सेवरल सेक्शंस ऑफ IPC और इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुना दी. हाई कोर्ट हैड सेट असाइड द कन्विक्शन ऑफ द अक्यूज्ड विजेंद्र सिंह फॉर एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 302. हाई कोर्ट ने ये चीज बेसिकली सेट असाइड करी by observing that no case is made out for the conviction with the aid of section 149 IPC. ठीक है, ट्रायल कोर्ट ने बेटा इसको कन्विक्ट कर दिया था. हाई कोर्ट ने कहा कि एक 149 को इंडल्ज करने की कोई जरूरत नहीं है. एट द आउटसेट द कोर्ट नोटेड ट्रायल कोर्ट कन्विक्टेड द रिस्पोंडेड अक्यूज्ड फॉर द ऑफेंस अंडर सेक्शन 302 IPC विद द एड ऑफ सेक्शन 149. ठीक है, अब देखिए
However, the High Court had observed and held, High Court ने बेटा ये बात कही, that as initial charge sheet was filed only against 2 persons accused, and because the 3 persons were subsequently arraigned as the accused and were being tried separately, section 149 won't be attracted. कहा क्योंकि उनका सेपरेट ट्रायल चल रहा था तो सेक्शन 149 अट्रैक्ट नहीं होगा. साथ ही साथ द हाई कोर्ट हैड ऑल्सो ऑब्जर्व्ड that even as per the FIR, 3 accused came to the place of occurrence when they saw Narendra Singh while filling water, and it was thus not an assembly of 5 accused. However, High Court has not properly and considered the fact that in the report there were specific allegations. यहाँ पे 5 accused के अगेंस्ट एलिगेशंस लगाए गए थे FIR के अंदर. इस चीज को मिस आउट कर दिया हाई कोर्ट ने. ठीक है, अब ये अपील में जाते हैं बेटा. यही चीज सुप्रीम कोर्ट ने कही बेटा, यही चीज सुप्रीम कोर्ट ने कही. साथ ही साथ भरवड मेपा दाना वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1960 का केस था. सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रिलाई करा और कहा कि merely because 2 other persons forming part of unlawful assembly were not convicted as their identity was not established, accused can't say that they are not forming the पार्ट ऑफ अनलॉफुल असेंबली अंडर सेक्शन 149. आप आओगे अनलॉफुल असेंबली के अंदर ही. हाई कोर्ट ने इस चीज को मिस कर दिया. उन्होंने कहा क्योंकि अलग चार्जशीट फ्रेम हुई तो उनका अलग ट्रायल होगा और इसीलिए 149 आईपीसी के अंदर इनको बुक करा नहीं जाएगा. और अगर 149 के अंदर बुक नहीं कर रहे हो तो सजा भी अलग अलग हो सकती है. ये चीज कही गई. अब आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा. इन द केस discussed, Supreme Court emphasized that the application under section 149 IPC, even when the specifically named individuals are facing separate trials, how does interpretation impact the legal principle of collective liability under section 149 IPC? A. It strengthens the principle of collective liability by asserting that this section applies regardless of separate trials, emphasizing the importance of the names of the individuals in the FIR. अब कोई नाम बेटा, कोई नाम जो FIR में मेंशन्ड है XYZ नाम, उसको अगर आप निगेट करके कह रहे हो कि अरे क्योंकि 2 लोगों को कन्विक्ट किया गया और सेपरेट ट्रायल हो रहा था तो ऐसे में वो जो 3 छोड़े गए वो अट्रैक्ट होंगे नहीं और सेक्शन 149 अप्लाई होगा नहीं. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को मना किया. कहा कि क्योंकि FIR के अंदर 5 का नाम था, भले ही सेपरेट ट्रायल क्यों ना चल रहा हो, उनको हम अंदर बुक करेंगे 149 के. ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा. बी कहता है इट वीकेंस. सी कहता है इट क्लैरिफाई सेक्शन 149 इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन ऑल इंडिविजुअल्स नेम्ड इन द FIR आर ट्राइड टुगेदर. ऐसा नहीं है, सेपरेट भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं. डी इट इंट्रोड्यूसेस एम्बिग्विटी रिगार्डिंग द एप्लीकेशन. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए ही होगा. आप देख सकते हैं the correct answer aligns with the Supreme Court's observation that section 149 is attracted even if specifically named individuals are facing separate trials. Hence, it strengthens the principle of collective liability under section 149 IPC. ठीक है, आइए आगे. The High Court set aside conviction under section 302 149 IPC but convicted the respondent under section 323 IPC. How does the court's decision reflect the legal principles surrounding the use of section 149 in cases of unlawful assembly leading to violence? A. It underscores the significance of specific charges against individuals in an unlawful assembly. Underscore करता है, indicating the convictions under section 149 IPC require clear evidence of collective intent. B. It highlights the flexibility of section 149, allowing courts to selectively apply its provisions. C. It establishes a precedent that convictions under section 149 should be avoided in the cases where initial charge sheet named only a subset of accused. क्या वो कहता है कि हम ऐसा प्रेसिडेंट सेट करेंगे कि कन्विक्शंस को यहाँ पे अवॉइड कर दिया जाए. डी. इट डिमॉन्स्ट्रेट्स the court's reluctance to invoke section 149 IPC in cases involving multiple accused. बेटा यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा. इट अंडरस्कोर्स यानी कि हाईलाइट करता है significance of specific charges against individual in unlawful assembly, indicating
that the court convictions under section 149 IPC require clear evidence of collective intent of a specific offense. ज्यादा डिटेल में मत जाओ इन सारी चीजों की. देखिए, it emphasizes the importance of specific charges and clear evidence of collective intent. ठीक है, आगे आ जाइए. नेक्स्ट क्वेश्चन. The Supreme Court, referring to FIR, criticized the High Court not considering specific allegations against the 5 accused persons in the FIR. How does this criticism impact the burden of proof under section 149? किस तरह से burden of proof इसमें impact होता है? A. burden of proof जानते हैं आप? मान के चलिए मैं हूं और अदर पर्सन है जो सूट फाइल करता है, उसको पहले ये प्रूफ करना होता है. जैसे मैंने सूट फाइल किया और मैंने कहा इन्होंने मेरे घर से चोरी करी, या मेरा इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट था, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट नहीं करा. तो आपको पहले ये प्रूफ करना पड़ेगा कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट था जिस पे अगले पर्सन ने एग्री किया. अब जैसे ही मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्रूव हो जाता है, जैसे ही वो थेफ्ट एस्टैब्लिश हो जाता है, वैसे ही बर्डन ऑफ प्रूफ अगले के ऊपर आ जाता है, अदर पार्टी पे, कि उसको ये बात बतानी है, इस तरह से उसको मेरे फैक्ट को डिसप्रूफ करना है, उसको ये चीज़ क्लियर करनी है कि नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ये कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस की तरह के अंदर हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉडुलेंट था, फ्रॉड के द्वारा ये किया गया, कोर्स करके किया गया. तो ये अदर पार्टी. तो बर्डन ऑफ प्रूफ कीप्स ऑन शिफ्टिंग. अब जब वो एस्टैब्लिश कर देगा तो मुझे अपना तर्क रखना होगा. ठीक है. तो it reinforces the principle that the burden of proof lies within the prosecution to establish the involvement of all accused individuals in the unlawful assembly, emphasizing the importance of FIR. तो ये चीज तो क्लियर है, FIR का इंपॉर्टेंस निकल के आया है और सारे अक्यूज इंडिविजुअल को यहाँ पे आप ला सकते हो, ये भी इसके अंदर निकल के आता है. ठीक है. Did not form the part of alleged unlawful assembly. बेटा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि सी देखिए क्या कहता है. It suggests that the burden of proof is shared between the prosecution and the accused. क्या ये शेयर किया जाता है with both the parties required to provide evidence regarding the composition and actions of the alleged unlawful assembly. तो ये नहीं है बेटा. burden of proof यहाँ पे आपको ये प्रूफ करना होता है between, ये शेयर नहीं किया जाता है. यहाँ पे आप ये चीज क्लियरली देखोगे कि ये आपको प्रूफ करना है कि जो 5 नाम थे अक्यूज्ड के FIR के अंदर, उनको छोड़ा कैसे गया और बेसिकली सिर्फ 2 के अगेंस्ट ही ये कन्विक्शन क्यों हुआ. तो ये जरूर इस मामले में बर्डन ऑफ प्रूफ राइज होगा. डी कहता है इट एम्प्लाइज दैट द बर्डन ऑफ प्रूफ इज इररेलेवेंट. ऐसा नहीं है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बेटा. देखिए, aligns with the court's criticism of High Court for not properly considering the specific allegations against 5 accused persons named in the FIR. It reinforces the principle that the burden of proof lies with the prosecution. चलिए आगे आ जाइए बेटा. The court relied on the judgment in Bharwad Mepa Dana versus State of Bombay to support its observation. How does the reliance on the precedent impact the legal reasoning surrounding section 149? देखिए, A. It establishes a rigid framework for application of section 149 IPC, suggesting that the past judgments should dictate the interpretation of collective liability in unlawful assembly cases. B. It introduces flexibility in interpretation of section 149 IPC, allowing the courts to consider specific circumstances of each case and adapt their rulings based on evolving legal principles. C. It emphasizes the need for legislative reform. D. It raises concerns about the consistency and reliability of past judgments in shaping interpretation of section 149. The court relied on the judgment Bharwad Mepa. अब यहाँ पे देखिए ये जो केस किस तरह से इम्पैक्ट करता है. It establishes a rigid framework for application of section 149 IPC. अब यहाँ पे आप देखेंगे it establishes a rigid framework for application of section 149, suggesting that past judgments should dictate the interpretation of collective liability in unlawful assembly cases. section 149 के अंदर ये कहा गया बेटा. It establishes किस तरह से इम्पैक्ट करता है, क्योंकि ये एस्टैब्लिश करता है एक रिजिड फ्रेमवर्क सेक्शन 149 के एप्लीकेशन का. हेंस यहाँ पे ए ऑप्शन जो है आप देख लीजिएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. द करेक्ट आंसर हियर अलाइंस विद द
impact of court's reliance on the judgment, Bharat Mepa. It suggests that the reliance on the precedent establishes a rigid framework. ठीक है, आइए इस पैसेज का लास्ट क्वेश्चन, द हाई कोर्ट्स ऑब्जर्वेशन दैट 3 accused to the place of occurrence separately and not as a part of an assembly. हाई कोर्ट कहता है कि अलग अलग हुआ है, एक साथ नहीं. is discussed in the passage. How does this observation impact the understanding of section 149? A. It reinforces the requirement that all accused individuals must arrive at the scene together to be considered as an unlawful assembly under section 149. क्या ये निकल के आता है? B. It introduces ambiguity regarding the definition of an assembly, suggesting that the individuals arriving separately may not be considered part of unlawful assembly. जी नहीं, not को तो नहीं कहा गया. C. It emphasizes the need for a unified intent or purpose among accused individuals to be classified as an assembly under section 149 IPC regardless of the arrival time. यहाँ पे कहा जाता है कि एक यूनिफाइड, सबका एकजुट होकर एक इंटेंशन निकल के आता है और पर्पस among the accused individuals to be classified as an assembly under section 149 regardless of their arrival time. इससे लेना देना नहीं है कि इनका अराइवल कब हुआ. ठीक है, तो यहां पे आप देख लीजिएगा बेटा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. That 3 accused came to the place of occurrence separately, अलग अलग आए, तो इससे लेना देना नहीं है कि प्लेस ऑफ अकरेंस पे अलग अलग आए. 302 के अंदर चार्ज तो आपको बराबरी से किया जाएगा. वो इंसान जो दरवाजे पे खड़ा है, वो इंसान जो गाड़ी बैठा है और वो इंसान जो बैंक के अंदर रॉबरी कर रहा है, अगर तीनों अगर मान के चलिए जो बैंक के अंदर रॉबरी कर रहा है और कोई भी इंसान अगर दरवाजे पे ना खड़ा होता और कोई भी इंसान बाहर गाड़ी लेके ना खड़ा होता, तो क्या वो अंदर जो बैंक रॉबरी कर रहा है क्या वो सही तरीके से भाग पाता? नहीं भाग पाता, पकड़ लिया जाता. तो आप उसके बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी में आपने ली है तो आपको भी पकड़ा जाएगा. ठीक है, अब लास्ट हमारा पैसेज बच्चा लोग बच रहा है. पैसेज नंबर 5 बड़ा ब्यूटीफुल सा पैसेज है. देखिए क्या हुआ. सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा कि जो सरकारी एम्प्लॉयज होते हैं ना, ये अपना डबल ओवर टाइम नहीं चार्ज कर सकते, डबल ओवर टाइम के लिए मांग नहीं कर सकते अलाउंस एज पर फैक्ट्रीज एक्ट, अगर सर्विस रूल इसके बारे में नहीं बताता है. A bench comprising of V. Rama Subramanian and Pankaj Mittal made the significant ruling while deciding the issue whether employees working as supervisors at Security Printing Minting Corporation of India, a company under the Ministry of Finance responsible for minting currency notes, are entitled to double overtime allowance as per Chapter 6 of the Factories Act. क्या इनको अलाउ किया जाएगा बेटा? देखिए आगे. Setting aside a judgment of Bombay High Court, set aside कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, which held that the employees were entitled, कह रहा था कि हाँ employees entitled होंगे ओवर टाइम के लिए benefits as per the Factories Act. The bench explained that the appointment either to civil post or in civil service of union or state is one of the status and that it is not an employment governed strictly by a contract of service or solely by labor welfare legislation. हाई कोर्ट ने मान लिया था बेटा. सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा कि गवर्नमेंट सर्विस एंजॉय सेवरल स्पेशल प्रिविलेजेस दैट आर नॉट अवेलेबल टू लेबरर्स कवर्ड अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट सच एज पीरियोडिक पे प्रोविजंस. सो अ क्लेम मेड बाय दोज गवर्नमेंट सर्वेंट्स फॉर बेनिफिट्स अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट must be examined to see whether it is an attempt to get the best of both worlds. क्या ये देना सही होगा? So a claim by those government servants for benefits under the Factories Act must be examined. इसको देखना पड़ेगा. Persons who are not holders of civil posts or nor in the civil services of the state but who are governed only by the Factories Act may be made to work 6 days a week with certain limitations as to weekly hours under section 51. जो वीकली हॉलीडेज होती हैं सेक्शन 52 के अंदर, डेली आवर्स अंडर सेक्शन 54 एक्सेट्रा. वर्कर्स कवर्ड बाय द फैक्ट्रीज एक्ट डू नॉट एंजॉय बेनिफिट ऑफ ऑटोमेटिक वेज रिविजन थ्रू पीरियोडिक पे कमीशंस लाइक दोज गवर्नमेंट सर्विस में. जो गवर्नमेंट सर्विस के अंदर हैं, जो सिविल पोस्ट होल्ड करते हैं, जो सरकारी नौकर हैं, उनकी तरह आपका ये जो चेंजेस है ये नहीं होंगे.
अगर आप फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर गवर्न होते हो, पर्सन्स होल्डिंग सिविल पोस्ट in the civil services of the state enjoy certain privileges and hence claim made by the respondents ought to have been tested by the tribunal and high court. अब ये टेस्ट करना जरूरी है in the proper perspective to see whether it is an attempt to get the best of the both worlds. The court further noted, as per the relevant service rules, unlike those employed in the factories, industrial establishments, person in sarkari naukri are required to place themselves at the disposal of government all the time. हमेशा उनको सरकार के सामने, हमेशा सरकारी जो नौकर होता है वो हमेशा ड्यूटी पे माना जाता है, लेकिन फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर ऐसा नहीं है. In the light of above rule, there is no scope for respondents to seek payment for double overtime allowance. It is needless to say that no benefit can be claimed by anyone who dehoards the statutory rules. यानी कि statutory rules को आप किनारे लगाए दे रहे हो, तो यहाँ पे आपके लिए लॉ नहीं होगा. Here the claim of the employees was not based on any service rule but on section 59(1) of the Factories Act. Since the governing services did not provide for any overtime allowance, their claim was to be held untenable. इसको हम अटेन नहीं कर सकते. पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा. The Security Printing and Minting Corporation of India employees claim double overtime allowance under section 59 subclause 1 of the Factories Act, citing a judgment from the Bombay High Court. सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये बात आती है, however, held that the claim was untenable. What legal reasoning supports the court's decision? A. Employees failed to establish their eligibility for overtime under the Factories Act. Supreme Court deemed the judgment of Bombay High Court irrelevant. The governing service rules did not provide for any overtime allowance. D. The Factories Act does not apply to government employees as ruled by the Supreme Court. क्या करेक्ट आंसर होगा? आप देखिए यहाँ पे जो गवर्निंग सर्विस रूल्स हैं, आपसे ये कहा गया, यहाँ पे सबसे पहले देखिए क्या कहा. यहाँ पे ये कहा कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको डबल ओवरटाइम हम नहीं दे सकते फैक्ट्रीज एक्ट के तहत, जब सर्विस रूल्स जो हैं, जो गवर्नमेंट सर्विस रूल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको ये ओवरटाइम प्रोवाइड करने की बात नहीं करी जा रही, तो हम नहीं कर सकते. हेंस सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द पैसेज. कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं होना चाहिए है. बात क्लियर? आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. The Supreme Court in its ruling highlighted that the appointment to a civil post or in the civil services is a matter of status, not solely governed by contract of service और labor welfare legislation. उससे गवर्न नहीं होता है बेटा. How does this legal reasoning affect entitlement of government employees to benefits under the Factory Acts? क्या government employees को Factory Act के benefit मिलेंगे? A. Government employees are exempted from labor welfare legislations including Factory Acts. B. Civil appointees are entitled to double overtime allowance as per the Factories Act. C. The status of being a government servant limits the benefit claimable under the Factories Act. आपके जो क्लेम होते हैं बेटा, फैक्ट्रीज एक्ट में जो चीजें प्रोवाइड करी गई हैं वो शायद आप अगर एक गवर्नमेंट सर्विस का स्टेटस रखते हो तो शायद वो आपको नहीं मिल सकती है. हेंस यहाँ पे आप देखोगे तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा. एक बार इसको हम लोग चेक कर लेते हैं. बिल्कुल सी ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है. पैसेज ये स्टेट करता है कि अपॉइंटमेंट अगर आपका सिविल पोस्ट पे हो रहा है या सिविल सर्विसेज के अंदर हो रहा है, ये एक मैटर ऑफ स्टेटस है. और गवर्नमेंट सर्विस के पास, गवर्नमेंट सर्वेंट्स के पास बेटा सर्टेन प्रिविलेजेस होती हैं जो लेबरर्स के पास नहीं होती फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर. तो क्योंकि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो आपको वो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे. चलिए आगे आ जाइए. नेक्स्ट क्वेश्चन. The Supreme Court mentioned that the government servant have certain privileges not available to laborers under Factories Act, such as periodic pay provisions. Periodic pay provisions जो होते हैं और उनको रिवाइज किया जाता है बेटा पे कमीशंस के द्वारा. How does the absence of automatic wage revision impact workers covered by the Factories Act? A. Workers under Factories Act are entitled to periodic wage revisions. B. The government servants receive periodic wage revisions unlike workers covered by the Factories Act. तो ये बात तो सही है बेटा कि जो फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर लोग हैं उनको ये पीरियोडिक वेज रिविजन्स नहीं मिलते हैं. सी देखिए,
पीरियोडिक पे प्रोविजंस डू नॉट इन्फ्लुएंस द एंटाइटलमेंट्स, ऐसा नहीं है, इन्फ्लुएंस से मतलब ही नहीं जब मिलता ही नहीं है। डी, द गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड फैक्ट्रीज एक्ट रिसीव सिमिलर वेज रिविजन। बेटा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं। The passage mentions that the government servants enjoy privileges which are not available by laborers under the Factories Act, such as periodic pay provisions. This implies that the workers under the Factories Act do not benefit from automatic wage revision. Right? Correct है बेटा? आइए. According to the Supreme Court, the claim for double overtime allowance by Security Printing Minting Corporation of India employees was dismissed because the relevant service rules did not provide for it. What legal principle does the ruling establish? A. Statutory rules take precedence over employee claim based on labor laws. समझ में आ रहा है? सर्विस रूल्स की बात हो रही थी, स्टैट्यूटरी रूल्स की बात हो रही थी। बी देखिए, ओवर टाइम अलाउंसेज आर डिस्क्रिशनरी, नहीं। सी, एम्प्लॉयज कैन क्लेम बेनिफिट्स अंडर द स्टैट्यूटरी रूल्स इफ सपोर्टेड बाय लेबर लेजिस्लेशन, नहीं। सर्विस रूल की बात हो रही है बेटा। डी, सर्विस रूल्स आर इररेलेवेंट। बेटा यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। स्टैट्यूटरी या सर्विस रूल्स जो है वो प्रेसिडेंस लेते हैं ओवर किसी भी लेबर लॉ के ऊपर। चलिए देख लीजिए बेटा, पैसेज क्लेम्स employees were dismissed because the relevant service rule did not provide for double overtime। इसीलिए तो मना कर दिया था कि भाई आपके लेबर लॉज में क्या है उससे में मतलब नहीं, क्योंकि लेबर लॉज को हम सरकारी एम्प्लॉयज के ऊपर नहीं अप्लाई कर रहे। तो जिस तरह से सरकारी एम्प्लॉयज को डबल ओवरटाइम मिलता है उस तरह से आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके ऊपर लेबर लॉ लगता है जब तक कि सर्विस रूल्स में नहीं प्रोवाइड किया जा रहा कि भाई इनको ओवरटाइम दीजिए, डबल ओवरटाइम। लास्ट क्वेश्चन इस पैसेज का बेटा। The Supreme Court emphasized that employees in government service are required to be at the disposal of the government at all times. How does this requirement impact the entitlement of government employees to benefits under the Factories Act? A. Government employees are exempted from the provisions of Factories Act. B. The Factories Act apply to government employees only during specified working hours. C. The requirement limits the scope for government employees to seek double overtime allowance। अब यहाँ पे हर टाइम पे बेटा, हर टाइम पे एक सरकारी कर्मचारी जो होता है उसको सरकार जब भी बुलाए, जब भी उसकी जॉब के अंदर रिक्वायर्ड है कि उसको सामने पेश होना है, इस कारणवश डबल ओवरटाइम अलाउंस मिलना उसके लिए ऑलरेडी, क्योंकि वर्क आवर्स उसके कोई लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड टाइम के लिए वो काम कर रहा है। तो इस कारणवश यहाँ पे रिक्वायरमेंट लिमिट्स द स्कोप फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टू सीक डबल ओवरटाइम अलाउंस, क्योंकि ऑलरेडी अब मान के चलो एक स्पेसिफाइड टाइम है, आपको 8 घंटे काम करना है, ठीक है। अब 90 घंटे आपको कोई कॉल नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे सरकारी कर्मचारी इज ऑलवेज ऑन ड्यूटी। हेंस यहाँ पे क्या माना जाता है कि आप अगर 8 घंटे काम कर रहे हो तो हम दूसरे दिन कैसे माने, या इसी कारणवश यहाँ पे स्कोप ऑलरेडी लिमिट करा हो जाता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का, इसीलिए उनको ये प्रोवाइड किया जाता है बेटा। Employees in government service are required to be at the disposal of government all the time. This requirement is cited as a reason for dismissing the claim of double overtime allowance, indicating that it limits the scope for government employees to seek such allowances। ठीक है, और इसी के साथ बेटा आज का सेशन हमारा ओवर होता है। बहुत सारी चीजें हम लोगों ने कवर करी। हम लोगों ने ये समझ लिया बेटा सेक्शन 113A एविडेंस एक्ट क्या कहता है, अलॉन्ग विथ सेक्शन 306 आईपीसी, ठीक है, इनको मिला के पढ़ा जाएगा। एक बहुत बढ़िया चीज हम लोग ने पढ़ी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के बारे में, राइट, 107 आईपीसी के अंदर। उसके बाद हम लोग ने अनलॉफुल असेंबली के बारे में पढ़ा, 149 आईपीसी, और इसके सहित हमने इंपॉर्टेंस ऑफ एफआईआर के बारे में भी देखा, राइट बेटा। साथ ही साथ हमने यहां पे ओवर टाइम के बारे में पढ़ा, बल्कि डबल ओवर टाइम के बारे में पढ़ा। इनका जो है हम लोगों ने देखा
फैक्ट्रीज एक्ट वर्सेस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, राइट। उसके बाद हम लोगों ने ब्रीच, बड़ा मजेदार था ये पैसेज, राइट बेटा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और इसमें बेटा हम लोग ने देखा डिसऑनेस्ट, रोल ऑफ डिसऑनेस्ट इंटेंशन। तभी मैं कहती हूं कि जब आप ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हो तो आपका माइनर आपका मेजर कवर होता जाता है। आपने मेजर पढ़ा, आपने मेजर पढ़ा, आपने मेजर पढ़ा, आपने मेजर पढ़ा, आपने माइनर पढ़ा, आपने मेजर पढ़ा, बराबरी से आपने पढ़ा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा। साथ ही साथ हम लोग ने देखिए क्या देखा, यहां पे देखिए, ये देखिए डिस्टेंस एजुकेशन, ये क्या पढ़ा आपने, यहाँ पे माइनर पढ़ा आपने। तो ये सारी चीजें आपके ऊपर है किस तरह से आप चीजों को कवर करते हो, क्योंकि हमारा काम है बेटा, हमारा तो काम है कि हम आपको पढ़ाते रहेंगे, चीजों को कवर कराते रहेंगे। ये आपके ऊपर है बच्चा लोग कि आप कैसे चीजों को टेकअप करते हो, किस तरह से रिवीजन स्ट्रैटेजी रखते हो। मैं आपको बता दूं अपने एंड से 30 डेज के अंदर क्लैट पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि आपका क्लैट पॉसिबल नहीं है, आप क्रैक नहीं कर सकते। हैविंग सेड दैट, हाउ मच ऑनेस्ट यू आर टू योरसेल्फ, जो टारगेट्स आप फिक्स कर रहे हो, जो अचीवमेंट्स आपकी हो रही हैं, जो वीकनेसेस आपकी निकल के आ रही हैं, क्या आप उससे अवेयर हो। आपका मॉक में अगर नंबर कम आ जाता है, आप तुरंत डिमोटिवेट हो जाते हो, तुरंत नेटफ्लिक्स की सीरीज लगती होगी कि मेरा तो होना ही नहीं है। लेकिन क्या आपको ये चीज पता लगी कि उस मॉक से आपकी वीकनेसेस, आपकी स्ट्रेंथ्स दोनों निकल के आती हैं, और आपको अब स्ट्रेंथ्स पे नहीं, आपको वीकनेसेस पे काम करना है, और डीमोटिवेट तो होना ही नहीं है। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकती हूँ बेटा कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर डीमोटिवेशन और बार बार सेटबैक आना, बार बार नंबर कम आना इज बट ऑब्वियस। लेकिन मैटर क्या करता है कि ऑन द डे ऑफ परफॉर्मेंस आप अपनी इतने टाइम की तैयारी, फॉर एग्जाम्पल 30 डेज की स्ट्रैटेजी को किस तरह से एग्जीक्यूट करते हो। उरी के अंदर जो उरी में जो अटैक्स हुए थे, यानी कि जो पूरा एक हम लोग मिशन लेके गए थे, उरी इंसिडेंट जो था उसमें प्लान था, और अगर प्रॉपर एग्जीक्यूशन ना हो पाता, बहुत सारी ऐसे इंडिया की जीत हुई। चंद्रयान 3 का बात कर लीजिए, प्लान हुआ, पूरा प्लान था, बहुत सारा सेटबैक के बाद हुआ बेटा, बहुत सारा सेटबैक के बाद हुआ, और उस प्लान का प्रॉपर एग्जीक्यूशन हुआ, तभी हमें वो पोजीशन मिली जो आज को हम एज ए इंडिया रिटेन करे हुए हैं स्पेस में। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं। के सिवान थे जब फेलियर हुआ था बेटा, तो अगर फेलियर से शायद अगर इसरो हार जाता तो यहां पे वो जीत ना मिलती जो हमें आज को मिली हुई है। तो इसी के साथ इसी नोट पे आज का सेशन एंड करते हैं, और यही होप करूंगी कि सारे सेशंस जो हैं आप अटेम्प्ट करोगे, प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ, क्योंकि मैं खड़ी हूं और आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप हमारे साथ लगे रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। सी यू बच्चा लोग, टेक केयर एंड गुड बाय।